नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो बेशुमार दौलत, आज़ादी की एक जोरदार ललक और एक ऐसी गद्दारी की दास्तान है जो किसी को भी हैरान कर दे। कभी इस सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस इलाके का उदय और उसके गिरने का ये 2000 साल लंबा महाकाव्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि दुनिया भर के यात्रियों और सम्राटों के लिए ये जगह इतनी कीमती क्यों थी। मशहूर यात्री इब्न बतूता ने इसे अ पैराडाइज यानी एक जन्नत कहा था और मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे जन्नत उल बिलाद का दर्जा दिया था। ये कोई हवाई बातें नहीं थीं, बल्कि उस बेहिसाब दौलत की गवाही थी जिसने हर किसी को अपने दीवाना बना लिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और अजीब हिस्टोरिकल आयरनी सामने आती है। एक ऐसी जगह जिसके खौफ से सिकंदर महान की सेना तक पीछे हट गई थी, वो आखिर में कुछ व्यापारियों की एक छोटी सी कॉरपोरेट आर्मी से कैसे हार गई। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, द गोल्डन बर्ड ऑफ बंगाल। ये वो दौर था जब बंगाल ने एक ऐसी ताकतवर सेना और अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की जिसका कोई सानी नहीं था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 4000 साल था 326 ईसा पूर्व और प्राचीन बंगाल के गंगारडाई साम्राज्य के पास पूरे 4000 खूंखार जंगी हाथी थे। सोचिए, सिकंदर महान की वो सेना जिसे दुनिया में कोई हरा नहीं पाया था, इन हाथियों का नाम सुनकर इतनी बुरी तरह डर गई कि उन्होंने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया और बिना लड़े लौट गए। पर वक्त एक जैसा कहाँ रहता है। अगले हिस्से पर चलते हैं, डेमोक्रेसी, डायनेस्टीज और डिफीट्स। यहाँ देखेंगे कि कैसे ये खुशहाल इलाका पुराने साम्राज्यों के टूटने के बाद खूनी संघर्ष और उथल-पुथल के नए दौर में चला गया। और ये कॉन्सेप्ट जिसकी अब हम बात करेंगे, उस हालात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। 7वीं सदी में ताकतवर राजा शशांक की मौत के बाद पूरे 100 साल तक मत्स्य न्याय का दौर चला। इसका मतलब है वो हालात जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, पूरी अराजकता। लेकिन फिर 750 ईस्वी में एक चमत्कार हुआ। लोगों ने मिलकर अपने लिए एक आम सेनापति के बेटे गोपाल को राजा चुन लिया। ये इतिहास के सबसे शुरुआती लोकतांत्रिक चुनावों में से एक था और यहीं से पाल वंश की नींव रखी गई। अगर इस लंबे सफर को जल्दी से समेटें तो हम 326 ईसा पूर्व के गंगारेडाई साम्राज्य से आगे बढ़ते हुए 7वीं सदी के राजा शशांक और फिर चुने हुए पाल वंश तक आते हैं। पाल दौर काफी खुले विचारों वाला बुद्ध समाज था, लेकिन 12वीं सदी आते आते सेन वंश ने सत्ता संभाली और समाज अचानक से बेहद रूढ़िवादी और सख्त हो गया। देखिए, सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा की शुरुआत की और इसने समाज की पूरी जड़ें ही हिलाकर रख दी। ऊंच नीच और शादी ब्याह के इतने सख्त नियम बन गए कि बंगाल एक बंद डिब्बे जैसा हो गया। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि अपनी कास्ट का दबदबा बनाए रखने के चक्कर में कुलीन मर्द एक साथ सैकड़ों शादियां करने लगे। समाज अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला हो चुका था। अब जाहिर है, जब समाज में इतनी घुटन होगी तो बगावत तो होगी ही। अगला हिस्सा है रिबेलियंस एंड अ न्यू आइडेंटिटी। ये एक ऐसा वक्त था जब बड़े पैमाने पर आम लोगों की बगावतें हुईं और कई अचानक बाहरी हमले भी झेले गए। अब इस घटना को इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में गिना जा सकता है। सिर्फ 18, जी हाँ, साल 1204 में बख्तियार खिलजी सिर्फ 18 घुड़सवारों को लेकर नदिया के महल में घुस गया और उस वक्त के महान राजा लक्ष्मण सेन को लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी फौज आ गई है। वो इतने घबरा गए कि अपना दोपहर का खाना तक वहीं छोड़ा और नंगे पांव महल के पिछले दरवाजे से अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस सब उथल-पुथल के बाद दिल्ली और बंगाल के गवर्नरों के बीच लंबा आंख मिचौली का खेल चला। पर इन सब के बीच 1342 में हाजी इलियास नाम के एक गवर्नर ने लखनौती, सतगांव और सोनार गांव को जोड़कर पहली बार एक पक्की बंगाली पहचान को बनाया। यानी लोग पहली बार भाषा और जमीन के आधार पर खुद को एक कौम मानने लगे। इसी नई पहचान ने एक ऐसी सॉलिड ताकत पैदा की जिसने महान मुगलों की नींद उड़ा दी। हमारा चौथा हिस्सा, डिफाइंग द माइटी मुगल्स। ये सच में बहुत ही दिलचस्प टकराव था। एक तरफ थे 12 भुइयां जमींदार जिन्हें ईसा खान लीड कर रहे थे। ये नदियों के जाल और गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध में एक्सपर्ट थे।
और दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना, जो जमीन पर लड़ने के लिए तो बनी थी, पर बंगाल के इन कीचड़ और दलदल वाले इलाकों में पूरी तरह बेअसर हो जाती थी। अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी इन नदियों और दलदल वाले बागी जमींदारों को हराने में लगा दी, पर कभी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। पर वक्त का पहिया घूमा। जो पानी मुगलों के खिलाफ बंगाल की सबसे बड़ी ढाल था, वही सबसे बड़ी मुसीबत भी बन गया। नदियों के रास्ते आने वाले खतरनाक पुर्तगाली लुटेरे, जिन्हें हरमाद कहा जाता था, और अराकान के मग डाकुओं ने आतंक मचा दिया। ये लोगों को किडनैप करते थे। डर का माहौल इतना भयानक था कि गांव वाले रात को अपने घरों में दिया तक नहीं जलाते थे कि कहीं रोशनी देखकर लुटेरे ना आ जाए। वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और आते हैं 18वीं सदी में। हिस्सा 5, बैंकर्स, रेडर्स एंड वेल्थ। ये वो दौर था जब दौलत तो छप्पर फाड़ कर बरस रही थी, लेकिन सरहदों पर खतरा भी उतना ही बड़ा था। और यहाँ सच में एक काफी इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। असली ताकत अब सिर्फ तलवारों में नहीं रही थी, बल्कि तिजोरियों में थी। मिलिए जगत सेठ के परिवार से। इन्हें वर्ल्ड बैंकर्स कहा जाता था। इनके पास इतनी बेहिसाब दौलत थी कि ये मुगल बादशाहों को और यहाँ तक कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को भी लोन देते थे। एक तरह से ये उस जमाने का सेंट्रल बैंक थे, जो तय कर रहे थे कि इतिहास किस तरफ करवट लेगा। पर इतनी दौलत हो और किसी की नज़र ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? 1740 के दशक में मराठा घुड़सवारों ने, जिन्हें बोरगी कहा जाता था, चौथ यानी टैक्स वसूलने के लिए बंगाल के गांव देहात में भारी तबाही मचा दी। नवाब अलीवर्दी खान काफ़ी ताकतवर थे, उन्होंने कड़ी टक्कर दी, पर आखिर में 1751 में आकर उन्हें मजबूरन ओडिशा का प्रांत इन बोरगियों को सौंपना पड़ा। इन लगातार आफतों ने पूरे साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, द बिट्रेयल एट प्लासी। ये नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का वो टकराव था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए इस धोखे को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ये अच्छी तरह जानता था कि खुले मैदान में वो नहीं जीत सकता, तो उसने मैदानी जंग की बजाय सीधे जगत सेठ के ड्राइंग रूम में साजिश रची। उसने 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए, एक असली व्हाइट पेपर जिसमें मीर जाफर को नया नवाब बनाने की डील थी, और दूसरा एक जाली रेड पेपर। ये रेड पेपर सिर्फ एक बिचौलिए अमीर चंद को उसके 5% कमीशन से धोखा देने के लिए बनाया गया था। ये कोई सैनिक लड़ाई नहीं थी, ये तो पूरे कॉर्पोरेट लेवल का धोखा था। और इस सब का नतीजा 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में दिखा। जरा इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना और भारी तोपें, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र 3,000 लोग। जीत तय लग रही थी, पर बारिश हुई और नवाब का बारूद भीग गया। ऐसे मौके पर नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी पूरी सेना के साथ किसी पुतले की तरह चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं। यह हार किसी अच्छी स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं थी, ये सीधे तौर पर पैसे देकर खरीदी गई गद्दारी थी। खैर, इस गद्दारी का इनाम मीर जाफर को नवाबी के रूप में जरूर मिला, लेकिन इतिहास ने उसे हमेशा के लिए क्लाइव्स जैकास यानी क्लाइव का गधा कह के याद रखा। एक कठपुतली शासक। उसने प्रभावी रूप से उस पूरे क्षेत्र का और कहीं न कहीं उस खजाने का कंट्रोल सीधे अंग्रेजों के हाथों में दे दिया। एक अकेली गद्दारी और अगले 190 सालों तक का कॉलोनियल शोषण शुरू हो गया। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बेहद चुभने वाला सवाल जरूर उठता है। एक ऐसी जगह जो किसी जन्नत से कम नहीं थी, जिसे कोई बाहरी ताकत नहीं हरा सकी, जब वो अपने ही लोगों के लालच की वजह से घुटने टेक दे, तो ऐसे में उसका इतिहास आखिर लिखता कौन है? जीतने वाला या वो गद्दार जिन्होंने उसे बेचा? एक बार इस बारे में जरूर